नमस्कार, प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूँ समीना। रंग वो है तो जिंदगानी है, जुस्तजू है तो जिंदगानी है। मैं ही मैं हूँ तो क्या है दुनिया में, तू ही तू है तो जिंदगानी है। इल्म से है जिनका गहरा नाता, आवाज़ और कलम में है रूहानी रंग। जिन्होंने मैं का खो जाना और तू का हो जाना जैसे अंदाज को अपनी ज़िंदगी में यूं ढाला कि ज़िंदगी जीने का अंदाज ही बदल गया। शख्सियत में आज है हमारे साथ मशहूर मारूफ गायक, गीतकार, पटकथा लेखक मदन गोपाल सिंह। मुश्क मचाया जान हुल्लड़पुर आई। खालिस अंदाज और मौसीकी का रंग, सूफी के हर रंग में माहिर। उच्चियां लम्मियां डालियां वे बेलियां विच वे बगे दरिया। मैं दरिया ते कपड़े पैतोवा किसे बहाने मिल जा तू मैनू। अमन की आशा के अलंबरदार पुरवकार शख्सियत प्रोफेसर मदन गोपाल सिंह। बोलो जी बोलो, अखियां तो खोलो, घूंघटा तो उड़ उड़ जाए। बोलो जी बोलो, रे मिलन की कहे अभागन, दिन चढ़ने को जाग सुहागन। झिलमिल झिलमिल चांद सितारे जागे तो संग करे इशारे, संग सजना के वो लोग। कहते हैं कि हर एक की जिंदगी में कोई एक छिपा हुआ मकसद है और उस मकसद को जो समझ जाए वो रोशनी को पा जाए। रोशनी की तलाश और उस रोशनी में खो जाना ही जिसका मकसद हो, वो है प्रोफेसर मदन गोपाल सिंह। गायकी का एक बेहद मखसूस अंदाज और उसमें अपनी एक अलग जगह बना चुके प्रोफेसर मदन गोपाल सिंह पेशे से प्रोफेसर रहे, लेकिन शायरी से लगाव उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला और इस विरासत को बिल्कुल ही अलग अंदाज में पेश किया प्रोफेसर मदन गोपाल सिंह ने। मदन गोपाल सिंह ने दोस्ती के पैगाम को बहुत ही सलीके से पेश किया और इसी के साथ उन्होंने उस्ताद अमजद अली खान और पंकज उधास के लिए कई गीत तहरीर किए। यारा तेरी गलियों में यादें हुई आवारा, रग रग बहती यादें, दर दर रह की यादें, सोई सोई हर गली से उठ रही है सर्द सांसें भीगी रातें। पंजाब की मिट्टी के रंग से झलकता है उनका बेहद हसीन रंग। सिनेमा की दुनिया से उनका जुड़ाव जग जाहिर है। सिनेमा से उनका लगाव और उसे एक समीक्षक की हैसियत से परखने की कोशिश उनके हर पल रही है और यही वजह है कि हिंदुस्तानी के साथ साथ उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों की कहानियां भी लिखी। चंबे दी बूटी प्रोफेसर मदन गोपाल सिंह के गीत संगीत में एक रूहानी रंग है। वो रंग है जो दिलो दिमाग को सुकून पहुंचा जाता है। दुहाई अली, दुहाई अली, दुहाई अली, दुहाई अली। बहुत खुशामदीद स्वागत है मदन जी शख्सियत प्रोग्राम में आपका।
जी। शुरुआत आपके अपने ही बचपन से हम करेंगे। जितना कुछ हम आपके बारे में जान पाए, और एक बचपन का वाक़या यहाँ ज़रूर कोट करना चाहेंगे कि शुरुआत में आपने जब तुमसा नहीं देखा फिल्म देखी और आपने वही गीत गुनगुनाया, तो दोस्तों से तो आपको बड़ी वाह-वाह मिली, लेकिन गुरु से बहुत अच्छी डांट खानी पड़ी। तो माना जाए बचपन ही से शुरुआत हो गई थी गीतों की तरफ बढ़ने की। जी जी, ये वाक़या उस वक्त का है जब मुझे ये नहीं पता था कि तुमसा होता क्या है। तो मैं अपने वालिद साहब के पास गया, मैंने कहा कि ये तुमसा क्या है। तो उन्होंने कहा तुमसा, तुम्हारे जैसा। उससे पहले मैं समझता था कि तुमसा जैसे कोई चीज़ है। खैर मुझे तो पता नहीं था गाना क्या है, तो मैंने जाके गाना गाया कि जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही हैं राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। तो ये स्कूल की असेंबली में गाया जा रहा है, और एक ऐसे बच्चे के ज़रिए जिसकी उम्र जो है तकरीबन 8 साल है। और वो गाना जब ख़त्म हुआ तो बड़ा मतलब एक स्पॉन्टेनियस इसे कहते हैं अपलॉज हुआ, बच्चे बड़े खुश हुए। ज़ाहिर है गाना उस वक्त बहुत पॉपुलर था, और मैं अपने जो मेरे टीचर थे, मेरे गुरु जो कह लीजिए, सहगल साहब बड़े सख्त टीचर थे। मेरे डायरेक्ट टीचर तो नहीं थे, लेकिन उनकी सख्ती के किस्से जो हैं बड़े दूर दूर तक जो हैं मतलब फैले हुए थे। तो उन्होंने एक हल्के से चपत लगाई मुझे, और मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके बाद उन्होंने कहा चलो हेडमास्टर के पास लेके चलते हैं तुम्हें। वो हेडमास्टर के पास ले गए। अब तो मुझे लगा कि स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा। तो हेडमास्टर के कमरे में एक तरफ मैं खड़ा रहा, सहमा हुआ। तो उन्होंने हेडमास्टर साहब से कहा कि साहब ये बच्चा जो है इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो इसको जो है बैसाखी के मेले में ले चलते हैं। और उसके बाद उन्होंने तैयारी करवाई मुझे, और गफ्फार मार्केट हुआ करती थी अजमल खान रोड में, और वहाँ जो ये जो रिफ्यूजी जो बन के वहाँ पहुँचे थे, उस वक्त वो एक मेला करते थे बैसाखी का। अच्छा। तो उस मेले के अंदर उन्होंने बच्चे को स्टेज पे चढ़ाया, और मैंने गाना गाया था। बलराज साहनी साहब की फिल्म थी सीमा, और उसका गाना था तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे यहाँ से हम। वो गाना गाया तो बहुत उसका जो है बड़ा असर हुआ, और उन्होंने मुझे एक शील्ड दी। मैं वो शील्ड लेके घर आया, अपनी माँ और बाप को दिखाई, बड़े खुश हुए। लेकिन वहाँ पे ये मेरी शुरुआत थी म्यूज़िक की, और यही बचपन में यहाँ ख़ात्मा हो गया, क्योंकि कुछ मतलब सिलसिलेवार कोई ट्रेनिंग नहीं थी। घर में एक हारमोनियम था जो मेरी माँ को उनकी डाउरी के टाइम पे मिला था, जिसके अंदर जर्मन रीड लगा हुआ था। और मेरे पिता कभी कभी उस हारमोनियम पे सहगल साहब के कुछ गाने गाते थे, और हमें कहते थे कि हमारे साथ गाओ। लेकिन पिता भी आपके जो रहे वो कवि रहे, और बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत रहे वो भी। और आपके लिए कहा जाता है कि बचपन में ही आपने चेखोव और सार्त्रे को सबको पढ़ डाला था। तो पढ़ाई की तरफ रुझान आपका शुरू से रहा। लेकिन अगर संगीत की इब्तिदाई तालीम की बात मैं करूं, जो आप ही ने कहीं कहा है कि आप कहते रहे हैं, कई जगह आपने इस चीज़ को कोट किया है कि मौसीकी का ताल्लुक़ रूह से है, और किसी भी तरह की जो तालीम है वो आपके अंदर की आवाज़ को दबा जाती है। तो क्या ये माना जाए कि इब्तिदाई तालीम आपने नहीं ली, लेकिन आप बढ़ते चले गए इस फील्ड में? हर इंडिविजुअल म्यूजिशियन एक लेवल पे बिल्कुल अकेला है। जैसे वो कहते हैं ना, कबीर कहते हैं हम सब माए सब हम माए, हम हैं बहुरी अकेला। तो ये जो दो चीज़ें हैं कि हम बिल्कुल मल्टीट्यूड में भी हैं और बिल्कुल अकेले भी हैं, ये मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव एक्ट में ये उसका एक अलामती, जिसे हम सिम्टोमेटिक, इसकी पहचान है। आपका घर, वैसे जो बचपन की बात ही को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं, अगर घर आपका स्वर्ण मंदिर के पास रहा, और फ्रीक्वेंटली आप वहाँ जाते भी रहे, और जो वहाँ का एक रूहानी माहौल है उसमें भी आप शराबोर होते रहे, तो क्या माना जाए कि बचपन ही से जो आपकी ये जो एक रूहानियत की तरफ जाने का जो एक अज़्म था वो शुरू हो चुका था? आप सोए हुए छत पे, और सुबह 4 बजे 4:30 बजे के आसपास जो हैं आपको मतलब जो सुबह की जो बयार है, जो एक विंड है, उसमें वो आपके लिए आ रही मेलोडी गोल्डन टेम्पल से अमृतसर में, और उसमें जो सुबह सुबह के जो रूहानी नगमे हैं, जिसमें हर किस्म की चीज़ें हैं, उठने की चीज़ें हैं,
इसी तरह शाम को सोने की भी मतलब आप आरती करते हैं जैसे, ये सब चीज़ें, इनका बहुत गहरा असर हुआ, बहुत बहुत मतलब। और ये पूरा जैसे हम कहते हैं संगत, जैसे हम कहते हैं कि एक मतलब खल्क़ खुदा जिसमें आप की शमूलियत होती है, ये चीज़ें जो हैं इनकी तालीम खुद ब खुद बेसाख्ता बचपन से होती चली गई। ये एक सब गुरुद्वारे की सुबह का एक खूबसूरत सा कुछ हम लोगों के लिए हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आरती है जिसका असर टैगोर पे बहुत हुआ है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। बाकायदा तौर पर आपने परफॉर्म करना कब शुरू किया? तो हमने एक प्ले किया, उठ वीर जाग ज़रा, उसके हमने तकरीबन मेरा ख्याल है 45-50 शोज़ किए, जिसमें मैं गाता था सड़क पे खड़ा होके। उसके बाद M.K. रायना ने मुझे अपना एक पंजाबी में हमने बेर्टोल्ट ब्रेख्त, ये जो जर्मन प्ले राइट है इनका, वो किया था। तो वो उस प्ले के अंदर उन्होंने मुझे सूत्रधार बनाया, और वो प्रोसिनियम थिएटर में था, लेकिन वो भी उतना ही गले पे मारू उसका असर था, क्योंकि वो मुझे 36 गाने गंवाते थे उसमें बगैर माइक्रोफोन के। 2 लाइनें सुनाता हूँ। उच्चियां लम्मियां टालियां वे बेलिया, विच वे बगे दरिया, मैं दरिया ते कपड़े पई धोवा, किसे बहाने मिल जा तू मैनू, किसे बहाने मिल जा। मदन जी, आपके कुछ दोस्त अहबाब हैं जिनसे हमने आपके बारे में राय जानना चाहिए, और उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा कहा है। और यकीनन आप उसे देखना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि जब अपने अगर तारीफ करें तो वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। नहीं साहब, वो ऐसी मेरे दोस्त बड़े मतलब शरीफ आदमी हैं, आमतौर पे इतनी तारीफ करते नहीं मेरी। आइए देखते हैं। जी जी। मदन जी आदाब। 1991 में बम्बई के कंसर्ट में मैंने आपसे गुजारिश की कि आप वो एक मशहूर सूफ़ी पोइट्री का एक पीस है जो आप गाते हैं, जिसमें चिड़ियों के मरने के ऊपर बेवकूफ़ लोग ताली बजाते हैं, और तो बेदर्दा संग कैसी यारी, बेदर्दों के साथ कैसी दोस्ती की जाए, वो आपसे पहली बार मैंने वहाँ सुना। और सिर्फ मेरे ही नहीं, बाकी सुनने वालों की भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट था वो जो कम्युनल पैशंस मुल्क में बढ़ रहे थे, उस कॉन्टेक्स्ट में वो इतनी पुरानी शायरी कितनी रेलिवेंट हो गई। और उसके बाद का एक लंबा वक्त है जिसमें आपने सूफ़ी शायरी के ऊपर काम किया, और फिर आप अपने वालिद से जो कुछ आपने सूफ़ीज़म के बारे में सीखा था उसको और आपने एनरिच किया, बढ़ाया। कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ख़्याल है फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। मदन जी एक बहुत ही उच्च श्रेणी के कलाकार हैं, एक सिंगर के लेवल पे एक मेरे ख्याल से जो स्किल से ज़्यादा एक इमोटिव क्वालिटी होती है। आपको टेक्स्ट को ज़ाहिर करना होता है, टेक्स्ट के साथ आपकी अपनी इंटीमेसी होनी चाहिए। तो इन सब गुणों की अगर बात करें तो बहुत ही कम, और शायद हो सकता है मदन जी अकेले एक ऐसे गायक हों जिनको मैं जो टेक्स्ट वो गाते हैं उसके साथ बिल्कुल एकमिक देखता हूँ। जब भी किसी को सुनाना होता है, कोई किसी से कोई ओपिनियन लेनी होती है, तो जो मेरे जो प्रमुख सलाहकार हैं वो मदन जी हैं। जी वाह, कहना चाहेंगे आप इन लोगों के लिए? मैं क्या बताऊं, ये तारीफ इतनी मेरी कर रहे हैं। सोहेल तो मेरे साथ कॉलेज में थे, तो हम इकट्ठे थे,
और रब्बी जो हैं इनकी माँ जो हैं वो मेरे वालिद की स्टूडेंट थी। तो रब्बी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन सबसे पहली जो सेलिब्रेशन हुई थी हमारे घर में हुई थी, मुझे अभी याद है। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और प्रोग्राम शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं मदन गोपाल सिंह जी। मदन जी, आपने कहीं कोट किया है, आपने कहीं कहा है कि साउंड के ऊपर टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट जरिया है साउंड तक जाने जी का। बिल्कुल। तो इस थ्योरी के बारे में हम आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि रूह की पाकीज़गी जो है, टेक्स्ट तो ज़रूरी है क्योंकि वो ज़रिया है, लेकिन रूह की पाकीज़गी इस बात में है कि आप मतलब इवेंचुअली साउंड में कितनी देर बैठ सकते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू जिन्होंने सारा तमाम अपना जो कलाम कहा है वो है सी हरफियों में। सी हरफी का मतलब है कि हम एक लफ्ज़ से शुरू नहीं करेंगे, हम अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, जैसे अलिफ बे पे वगैरह। तो जैसे अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी। अब ये बात है कहते कहते वो सडनली हु में चला जाता है। हु थ्योरी क्या है, ये जो साउंड थ्योरी है? हु जो है वो छोटा फॉर्म है अल्लाहु अकबर का। अब वो हु जो है ये प्योर साउंड है, ये वो साउंड है जिसमें आपको कुछ देर बैठना है, कोई जल्दी नहीं है। यानी अगर आज की तारीख में आप सूफी म्यूज़िक का अगर कोई तसव्वुर है लोगों के दिमाग में, वो ये है कि फटाफट आप जो है धमाल मचाना शुरू कर दें, बिल्कुल, और लोग डांस करना शुरू कर दें। सवाल ये है कि जिसे हम वाकई कहते हैं कि वज्द में आ गए बंदे, तो उस वज्द में आने के दो तरीके हैं। ये नहीं है कि तो उसमें मतलब बीट इम्पोर्टेंट नहीं है, बीट की अहमियत है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी वज्द में आने का तरीके हैं जिसमें हम एक लगातार जैसे मुसलसल आती हुई आवाज़ को पकड़ते हुए उसमें चले जाते हैं। हाँ, आप खो जाएं, समा जाएं बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप उसमें समा जाएं। आपके कुछ और अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, ये दिखाती हूँ आपको क्या कहा। मदन गोपाल जी जो हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, और अपने आप में एक इंस्टीट्यूट भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, और बहुत बड़े सूफ़ी सिंगर भी हैं। सूफ़ी की जितनी उनको समझ है, सूफ़ी को गाने की जो समझ है, वो बहुत कम लोगों को नहीं, मेरे ख्याल रेयर ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं जिनको इतनी समझ भी होती है, इतना गाना भी आता है, इतनी मेहनत भी वो लोग उसके ऊपर करते हैं, और अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं। कभी किसी कोई कल्चरली फंस जाता है, कोई ट्रेडिशनली फंस जाता है, तो उसको निकालने वाले जो एक मदन गोपाल जी मिलते हैं। मेमोरेबल डे तो वही है जब वो मुझे पढ़ाते होते थे इंग्लिश के। वो बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्होंने मुझको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया और मैंने बड़े अच्छे नंबर से पास हुई, और भाई के तौर पे वो बहुत मुझसे प्यार करते हैं, और एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे सिंगर हैं, और मस्त मौला जो नेचर है उनका वो भी अपने पिताजी से ही विरासत में मिला है। और पिताजी के सपने को, सिंगर बनने के सपने को भी उन्होंने ही साकार किया है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं उनके लिए। अपनी सिंगिंग कैरियर में और भी बुलंदियों को, ऊंचाइयों को मुकाम हासिल करें, मेरी बेस्ट विशेस हैं। वाह जी वाह। बहनें हो तो ऐसी जी, बिल्कुल तारीफ कर दिया आपकी, बहुत ज़्यादा तारीफ की साहब। तो दोस्तों का तो एक मैं समझता हूँ कि एक अहम जो किरदार यही है कि वो अपने दोस्तों की तारीफ़ करें। ये सब मेरे दोस्त तारीफ़ के बहुत काबिल हैं, और जब मौका मिलेगा मैं इससे भी कहीं ज़्यादा उनकी तारीफ़ करूँगा, और बहनें भी इसीलिए बनी होती हैं। फिल्मों से कैसे जुड़ना हुआ मदन जी आपका? फिल्मों से तो बचपन से हमारे पिता ने हमें चार्ली चैपलिन दिखाना शुरू किया। उसके बाद हमारे तो पसंदीदा एक्टर उस वक्त देवानंद हुआ करते थे, लेकिन मेरे पिताजी के जो पसंदीदा एक्टर थे वो थे दिलीप कुमार साहब। तो हमें समझ नहीं आता था उस वक्त, हम छोटे बच्चे थे। बाद में पता लगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है और उनकी एक्टिंग के मतलब क्या मयार हैं। हम उस वक्त क्योंकि हमें बचपन के तौर पे ये था कि देवानंद की ज़्यादा फिल्में होती थी हाईवे रिलेटेड, कि हिंदुस्तान जैसे खुल गया एक हाईवे है,
जैसे आप जो है दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं सड़क पे, तो कली के रूप में चली हो धूप में कहाँ हैं, तो वो जो है वो गाने हमें उस वक्त ज़्यादा पसंद थे। और धीमे धीमे फिर हमें दिलीप कुमार साहब का जो है, और गुरुदत्त साहब का, और राज कपूर साहब का। राज कपूर हमें उस वक्त भी काफ़ी इंटाइस करते थे, लेकिन गुरुदत्त का फिर बहुत असर हुआ, और बंगाली सिनेमा जो है वो दिखाना शुरू किया गया हमें बचपन, थोड़ा सा बचपन के ख़त्म होने के साथ साथ जो है एक तरफ ऋतिक घटक और एक तरफ सतीत रे, बहुत ख़ास तौर पे मणिकौल ध्रुपद में थे, और ये कुमार शानी जो थे उस वक्त ग्वालियर घराने से इनका कुछ लेना, इनकी तालीम ले रहे थे एक्चुअली बाकायदा। और दूसरे दोस्त थे जो ज़्यादा मैवरिक थे, जैसे सईद अख्तर मिर्ज़ा जो थे, वो ज़्यादा इतना क्लासिकल म्यूज़िकली ओरिएंटेड नहीं थे, लेकिन एक जैसे कहते हैं कि मतलब प्लूरलिस्टिक सेलिब्रेशन का एक माहौल था, तो इन लोगों के नज़दीक आने का मौका मिला। और नज़दीक आते आते फिर वो फिल्मों में इन्होंने गवाया, मुझे पहले मणिकौल ने गवाया, और ये गवाया इसने कुमार जी ने गवाया, कुमार शानी जी ने। हीर रांझे का ये ओरल ट्रेडिशन से निकला हुआ एक टुकड़ा था जो लंबा था, मैंने गाया उनके लिए, और ये काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और ये भी तुफैल नियाज़ी साहब के ज़रिए ही मुझ तक पहुंचा। आप इंटरनेशनल फोरम से भी जुड़े, आपने वहाँ पर जैसे जो पाकिस्तान का जो है खामोश पानी है, ईरान में शाहराम नज़ीरी हो, बहुत सारे शाहराम नज़ीरी साहब के साथ किया वो। हालांकि मेरी तो पर्शियन इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, मतलब ये रब्बी साहब जिन्होंने मेरी इतनी तारीफ की है, इनका गाना बहुत मकबूल हुआ था, बुल्ला की जाना मैं कौन, और ये ट्रांसलेशन है बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ले शाह का 18th सेंचुरी का है, लेकिन मौलाना रूमी की जो है 13th सेंचुरी की कॉम्पोजिशन है उससे। तदबीरे मुसलमान कि मन खुद रो नमीदानम न तरसा ना यहूदम मन न गुबरम ना मुसलमानम, कि हे मेरे मुसलमान भाइयों, तुम शायद जान गए हो कि तुम कौन हो, लेकिन मैं नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं। यही बुल्ला की जाना मैं कौन हूं, यही जॉन लेनन का एक इमेजिन गाना है, बीटल्स का जो जॉन लेनन हुए उनका एक गाना है जिसकी उर्दू की ट्रांसलेशन कुछ तरह से चलती है, सोचो जरा नहीं कोई जन्नत कहीं है आसान तसव्वुर कोशिश नशी, पाँव के नीचे न है कोई नर्क, सिर पे जो है सो खुला नीला अर्श, सोचो जरा। Imagine there is no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you will join us and the world will live as one. चलते चलते आपकी पसंद का कोई एक गीत जो आपको बेहद पसंद हो हमारे लिए गुनगुना दीजिए। देखी ज़माने की सभी बारी लेके मिले अब दुनिया से आंसू तेरे
सिवा कुछ पास नहीं, आप फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। मदन जी, आप आज हमारे बीच में आए, इतना वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा आपका ग्रेटफुल हूँ, आपने मुझे बुलाया, मशकूर हूँ, आपने इस काबिल समझा मुझे, इस इज़्ज़त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे बहुत जल्द होगी मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।